जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे प्रश्न को देख कर जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके सेटों में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों का स्वस्थ रखने में सहायता करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों का स्वस्थ रखने में सहायता करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आंखों की रोशनी और त्वचा की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह रात में दिखने नाइट यानी कि नाइट वर्जन और कॉर्निया की सुरक्षा में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रातांधा और जरथेलिया हो सकता है। इसके सूत्र क्या है? तो गाजर, पालक, शकरकंद, दूध, अंडा, मछली आदि इसके अच्छे सूत्र हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन डी इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से जो स्कर्वी नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देता है लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होता। इसे ही परामर्श क्षेत्राधिकार कहा जाता है। बाकी जो विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालयों से संविधान संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अपील का अधिकार देता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला जो है किस मंदिर से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कामाख्या मंदिर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है। यह हर साल जून महीने में मनाया जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह मेला मां कामाख्या देवी की शक्ति और उर्वरता से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस समय देवी महावारी को प्रभावित करती हैं और मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। चौथे दिन पुनः पूजा अर्चना शुरू होती है। बाकी विकल्पों की बात करें, तिरुपति मंदिर या भी इंपॉर्टेंट है, या आंध्र प्रदेश में है, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। कोड़ाकसूर मंदिर या उड़ीसा में सूर्यदेव को समर्पित है। और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। इसमें उल्लेख है कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 कौन कौन भारत का नागरिक होगा, नागरिकता प्राप्त करने और खोने का आधार इसमें दिया हुआ है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना शुरुआत में ही दी गई है, भाग के अंतर्गत नहीं आती। संघ और इसके क्षेत्र भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलिंगडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किए गए थे। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड विलिंगडन के समय हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ था। दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे, गांधी इरविन समझौते के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम को क्या थे। आपसे पूछा कि जापान पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम क्या थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिटिल बॉय और फैट मैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन गिराया था। इन हमलों के कारण जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1961 से 66 के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और उद्योग दोनों में संतुलित विकास करना, लेकिन यह योजना चीन भारत युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965 और लगातार सूखे के कारण असफल रही। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और अंततः यह योजना अधूरी ही रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। आपसे पूछा कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग यह प्रश्न किए हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। यह प्रतिनिधित्व उन्होंने गांधी इरविन समझौते के बाद किया। गांधी उस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। उन्होंने वहां भारतीय स्वतंत्रता, अस्पृश्यता उन्मूलन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इस समय लॉर्ड विलिंगटन नए वायसराय बन चुके थे और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1990 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के अधीन एक सहायक संस्था के रूप में किया गया था। मुख्य उद्देश्य था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1971 में रामसर ईरान में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। बाकी विकल्पों की बात करें तो 4 फरवरी इस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। 2 मार्च को भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। उन्होंने महालनोबिस दूरी की संकल्पना दी थी। योजना आयोग में उन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है।
कुछ प्रावधानों में संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ में विशेष बहुमत से, और कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत प्लस राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति से किया जाता है। इस अनुच्छेद को संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना संविधान में बदलाव संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की ऑपरेशन ट्राइडेंट में विजय की याद में मनाया जाता है। चलिए भारत में सैन्य संबंधित दिवस बताते हैं। तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 1948 को जनरल के.एम. करिप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ की मदद संभाला। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो ये सब दिवस ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक आयोजित हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, क्योंकि उस समय भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य राजवाड़ों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साजो त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तेलंगाना यहाँ बोनालू त्योहार प्रसिद्ध है। झारखंड यहाँ पर कर्मा, सरहुल और आदिवासी त्योहार मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी हम लोग पढ़े साजो त्योहार मनाया जाता है गद्दी जनजाति द्वारा। तो कर्नाटक में मैसूर दशहरा प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलैंड गैराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था, जहां पर 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। हरियाणा में लंबे समय से कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव जैसी समस्याओं के कारण यह स्थिति बनी है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछा कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला भारत की 4 स्थलों पर आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती संगम पर, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं
अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। आपसे पूछा कि किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन उसका योगदान उत्पादन में शून्य या बहुत कम होता है, यानी यदि उस व्यक्ति को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में यह स्थिति मुख्यतः कृषि और क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक खेत में 5 लोग की जरूरत है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में 3 लोग प्रचंड बेरोजगार हैं। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।